आ गए सब? तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले जरा रिवीजन हो जाए। इस कहानी को गैलीलियो ने शुरू किया और आखिरी फुल स्टॉप फिजिक्स के फूफा यानी द ग्रेटेस्ट वन एंड ओनली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लगाया था। इसके बाद जो भी महान वैज्ञानिक आए उन्होंने बस आइंस्टाइन की थ्योरी के दम पर ही यूनिवर्स में छुपे आगे के किस्से लिखे। और अब होने वाली है दिमाग के धागों की धुनाई। तो इससे बचने के लिए पिछले 3 पार्ट्स आपको देखने ही पड़ेंगे। और जिन लोगों ने वो देख लिए हैं वो टेंशन मत लो, चिंता नॉट, अपन सब संभाल लेगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए मैं कोई भी ढंग का एग्जाम्पल नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब वो बन गया है। भले ही हमारे घर वालों को हम में कोई टैलेंट ना दिखे, पर वो हम में कूट कूट के भरा है। चलो उसकी थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। टाइम डायलेशन की इक्वेशन को हमने पाइथागोरस थ्योरम से ड्राइव किया था, तो चलो उसी की मदद से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को भी समझाता हूँ। तो फिजिक्स के द्वारा दी गई दावत के मेन कोर्स को उड़ाने से पहले चलो जरा स्टार्टर्स के मजे ले लो। ये हैं 2 चींटी। वैसे मैं ये डायलॉग ना भी घुसाता तो भी ये चल जाता। इन 2 चींटियों की हॉरिजॉन्टल लंबाई अलग अलग है। बड़ी चींटी ज्यादा लंबाई के कारण रास्ता जल्दी तय कर लेती है और छोटी चींटी रेस में हार जाती है। अब अगर यही रेस लाइट की स्पीड और एक ऐसे रॉकेट के बीच में लगाई जाए जो धीरे धीरे लाइट की रफ्तार के करीब पहुंच रहा हो तो होगा कुछ बहुत अजीब। और ये अजीब घटना है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। आओ इसे भी उसी पाइथागोरस ट्रायंगल से समझाता हूं और फिर जोड़ेंगे इसे चींटी वाले एग्जांपल से। इसे मान लेते हैं लाइट की रफ्तार और इसे मान लेते हैं उस रॉकेट की रफ्तार जो लाइट की स्पीड के नजदीक जा रहा है, और ये है उस रॉकेट की लंबाई। आपको याद है ना, छोटी चींटी की लंबाई कम होने के कारण उसने रेस को पूरा करने में ज्यादा समय लिया था। अब देखो मेरा कमाल, जैसे जैसे रॉकेट की रफ्तार बढ़ेगी ठीक वैसे वैसे उसकी अपनी लंबाई कम होती जाएगी, और जब लंबाई कम होगी तो क्या होगा, समय बढ़ जाएगा, जैसा छोटी चींटी के साथ हुआ था। और जब स्पीड के फॉर्मूले में समय बढ़ेगा तो भाई साहब स्पीड कम हो जाएगी। यानी मोटा माटी कहें तो लाइट से कोई नहीं जीत सकता। वो अपनी एक उंगली पर टाइम डायलेशन और दूसरी उंगली पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को बड़ी आसानी से नचाती है। अरे कोई ना, कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि स्पेस में हो क्या रहा है। चलो अब बढ़ते हैं आगे और वापस चलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। जैसा कि हमें पिछले वीडियो से पता चल गया था कि लाइट ग्रेविटेशन फील्ड में बेंड करती है। ये पता लगने के बाद भी आइंस्टाइन इतना परेशान क्यों थे? आओ बताता हूं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। आइंस्टाइन ने सोचा कि लाइट के बेंड होने का रीजन तो पता है, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है? क्योंकि अगर ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम चीज है तो लाइट को धरती और स्पेस में सेम तरीके से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लाइट प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस को जड़ से उखाड़ कर खत्म कर देगी। और अगर ऐसा हो गया तो फिजिक्स के बहुत सारे नियम इसकी बलि चढ़ जाएंगे। एक लाइट ने सारी फिजिक्स की नाक में दम कर रखा था, इसके ही नखरे खत्म नहीं हो रहे। फिर आइंस्टाइन ने सोचा कि लाइट तो हमेशा 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता तय करती है। और फिर उनके दिमाग में आया एक ख्याल, क्या पता 2 पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता सीधा हो ही ना, क्या पता वो रास्ता कर्व ही हो। और अगर ऐसा हम मान लेते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस की जान को लाइट से होने वाले खतरे से बचाया जा सकता है। भाई साहब, इसका मतलब लाइट को बेंड करने का काम ग्रेविटी नहीं बल्कि स्पेस का कर्व नेचर कर रहा है। उत्तरी, इसका मतलब ये भी हुआ कि स्पेस के कर्व नेचर के कारण ही ग्रेविटी उत्पन्न हुई। यानी ग्रेविटी का रियल सोर्स स्पेस फैब्रिक में आया हुआ कर्व नेचर है, और ये कर्व उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा किसी बॉडी के पास मास होगा। इसी कारण की वजह से सूरज की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी से बहुत ज्यादा है, और यही कारण है कि स्पेस फैब्रिक में सूरज धरती से ज्यादा बड़ा कर्व पैदा करता है। अगर इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो हमें यह समझ में आता है कि स्पेस कर्व है, और ये कर्व बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही बड़ा कर्व होगा, और जितना बड़ा कर्व होगा उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी होगी, और जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज्यादा लाइट को वो बेंड करेगी। और क्योंकि ब्लैक होल में बहुत सारा मास बहुत थोड़े से स्पेस में इकट्ठा हो जाता है तो वो स्पेस के अंदर जबरदस्त कर्व पैदा करता है, और यही जबरदस्त कर्व एक जबरदस्त ग्रेविटी को जन्म देता है। इतनी जबरदस्त ग्रेविटी कि लाइट भी उससे बचकर नहीं जा सकती। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं और आप भी स्पेस में कर्व पैदा कर रहे हैं। क्यों, हिल गया ना दिमाग का एक एक तार? वेलकम टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।